नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, जो कि जब भी आप किसी की कुंडली देखेंगे और जब आप किसी की कुंडली देखना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में किस बिंदु को देखा जाए वहां से शुरू होता है। हमने आपको ज्योतिष विषय के अंतर्गत बृहत पराशर होरा शास्त्र के पीछे के वीडियो में काफ़ी अध्यायों के बारे में आपको बताया, और आज का जो यह अध्याय है वह है अध्याय 13। बृहत पराशर होरा शास्त्र में जो 13वां अध्याय है वह आता है तनु भाव फलाध्याय। तनु भाव फला अध्याय से क्या तात्पर्य है? तो तनु का अर्थ यहाँ पर तन से शरीर, और वह हम लग्न से देखते हैं, यानी कि प्रथम भाव। तो जो कुल 12 भाव हैं उनमें से जो पहला भाव है उसको हम तनु भाव कह रहे हैं। इस तनु भाव का बहुत बहुत महत्व है, और कुंडली के सभी भाव में सबसे महत्वपूर्ण भाव यही है। आप जब भी किसी की कुंडली देखेंगे तो प्रारंभ का बिंदु इसी को देखेंगे, और आप इसे कह सकते हैं कि यही केंद्र है पूरी कुंडली का, और पूरी कुंडली की असली शक्ति यहीं पर स्थित है। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में इस भाव के बारे में बताया गया है कि यदि लग्नेश पापयुत हो, यानी लग्न भाव का स्वामी पापयुत हो, मतलब पाप ग्रह के साथ हो, या 6, 8, 12 में बैठा हो, यानी छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, तो क्लेश कारक होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि किसी की मेष लग्न है, और मेष लग्न का स्वामी कौन हो गया? मंगल। अब मंगल पापयुत हो, पापयुत का अर्थ यह हो गया कि वह किसी प्रकार से राहु के साथ, केतु के साथ या शनि के साथ जुड़ा हो, या इन ग्रहों की दृष्टि में बुध भी पाप प्रभाव में हो, या चंद्रमा क्षीण यदि है तो वह भी पाप हो गया। इसके साथ साथ यदा कदा कभी कभी सूर्य पाप ग्रह नहीं है, वह सूर्य क्रूर ग्रह अवश्य है, तो कभी कभी सूर्य को भी लिया जा सकता है। इन ग्रहों के साथ मंगल बैठा हो तो यह बताता है कि यह शरीर के लिए क्लेश कारक है। क्लेश कारक का अर्थ क्या हो गया? कि एक ऐसी स्थिति जहां पे शरीर का पूरा समापन नहीं हो रहा है, वह शरीर में यदा बीच बीच में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जा रहा है, कोई ना कोई परेशानी आ जा रही है। जैसे कि व्यक्ति को बिना किसी बड़ी बात के अचानक से जुकाम पकड़ ले, किरसित देह जिसको बोलते हैं, कि व्यक्ति हमेशा किरसित है। किरसित मतलब छोटी छोटी समस्या उसको कुछ न कुछ लगा हुआ है, उसी का तात्पर्य यहाँ पर क्लेश कारक से। यदि ऐसी स्थिति है तो इसका अर्थ यह हो गया कि व्यक्ति को किसी प्रकार का शारीरिक क्लेश है। शारीरिक क्लेश का मतलब पूरी तरीके से कोई रोग पकड़ में भी नहीं आ रहा, और व्यक्ति की तबीयत हमेशा खराब रहती है, वो बहुत प्रबल नहीं हो पा रहा है, मजबूत नहीं हो पा रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरा योग उसमें बताया गया है तनु भाव फला अध्याय में, वह आता है कि लग्नेश यदि केंद्र और त्रिकोण में हो, लग्नेश केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, तो फिर आप यह समझ लीजिए कि यह शरीर का सुख देने वाला हो गया। अब पहला वाला योग भूल जाइए। अगर लग्नेश केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाएगा तो व्यक्ति सामान्य रूप से स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, उसको स्वास्थ्य का सुख मिल गया और वो सुखी रहेगा। सुख की परिभाषा भी दी गई है कि प्रथम सुख स्वस्थ शरीर, पहला सुख स्वस्थ शरीर निरोगी काया, तो व्यक्ति निरोगी काया वाला होगा यदि लग्नेश केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण का अर्थ हो गया 1, 5, 9 इनमें बैठ जाए, इन भाव में बैठ जाए, तो भी वह सुखी हो जाएगा। जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण योग के बारे में बात की गई है वह है लग्नेश अस्त। लग्नेश अस्त हो अर्थात सूर्य के साथ अस्त हो गया, शत्रु गृह में हो, शत्रु के घर में बैठा हो, नीच का हो तो रोग कारक हो जाता है। कोई भी ग्रह है जो कि लग्नेश है, मान लीजिए अब यहाँ पर हम ले लेते हैं शुक्र को। पिछले उदाहरण में हमने मेष राशि को लिया, अब हम शुक्र को लेते हैं, वृष राशि को लेते हैं। तो वृष राशि लग्न में है, लग्नेश कौन हो गया? शुक्र। अब शुक्र का क्या हुआ कि शुक्र अस्त हो गया, तो शुक्र का अस्त होना तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक, अब शुक्र अस्त हो गया तो उसकी शक्ति क्षीण हो गई, और वो कहाँ है? शत्रु गृह में है। अगर शुक्र जो है शत्रु गृह में जाके बैठ जाए, मान लीजिए कि वह चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, तो फिर यह तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं हुई, और ऐसी स्थिति में रोग बढ़ जाएंगे। रोग किसके होंगे? तो जो ग्रह हैं उनकी अपनी प्रकृति प्रवृत्ति को देखिए, और जो राशि है उनकी प्रकृति प्रवृत्ति को देखिए। तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति की आंखों पे चश्मा लगा हो,
हो सकता है कि उसको हृदय से संबंधित कोई बीमारी पकड़ ले क्योंकि कर्क राशि है, या इस प्रकार की और गहरी एनालिसिस के बाद पता चलेगा कि और संबंध कैसे हैं ग्रहों के। मगर यह जान लीजिए कि यदि लग्नेश अस्त है तो यह विशेष समस्या की बात है। ठीक, अब अगला जो हम देखेंगे वह है, जो चौथा योग है वह है कि यदि शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तो भी व्यक्ति सुखी होता है, वह रोगों को नष्ट कर देते हैं। यानी कि ऊपर कहे गए योग हो और उसकी वजह से व्यक्ति को रोग आ रहा हो, मगर केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठ जाएं तो आप देखेंगे कि यह रोग आए तो मगर उन रोगों का नाश हो गया, वह रोग हर लिए गए, वह रोगों का समाप्ति हो गई। यह बात विशेष समझने की हो गई। तो अब आपको यह समझना है कि यदि शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं तो व्यक्ति के जीवन में यदि कोई समस्या भी आई है तो उसका समाधान हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। कौन सी समस्या का समाधान? शारीरिक कष्ट से संबंधित। उसके बाद जो पांचवा नियम है वह है कि लग्न और चंद्रमा, लग्न हो या अथवा चंद्रमा, लग्न या चंद्रमा, चंद्रमा जहां बैठा वहां से भी आप देखिए कि लग्न या चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, ठीक, पाप ग्रहों का योग हो या दृष्टि हो, पाप ग्रह वहां बैठता हो लग्न में या चंद्रमा के साथ में, या इन पर चंद्रमा पर या लग्न पर दृष्टि डालता हो, तथा शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तथा किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, चाहे राशि से चाहे उनकी अपनी दृष्टि से दृष्टि नहीं है, तो जातक को देह का सुख नहीं होता, उस व्यक्ति को देह का सुख नहीं होता, उसके देह में कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई कष्ट बना हुआ है। यह इस बात का संकेत करता है। जो छठवां योग बताया गया वह बताया गया कि यदि लग्न में शुभ ग्रह हो तो जातक स्वरूप होता है। आप कई बार किसी को कहते हैं फलाना व्यक्ति बड़ा सुंदर है, आकर्षक है, मोहक है, तो यदि लग्न में शुभ ग्रह बैठे हैं तो यह जानिए कि व्यक्ति सुंदर होगा, और यदि लग्न में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो वह व्यक्ति के अंदर के आकर्षकत्व को, आकर्षकपना जो है उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं क्षीण होगा। उसके बाद जो अगला नियम है वह है कि लग्नेश बुध शुक्र और गुरु यदि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, कौन कौन से ग्रह? लग्नेश बुध शुक्र और गुरु, यदि ये सारे ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हों तो व्यक्ति दीर्घायु होगा, धनी होगा, सुखी होगा, राजप्रिय होगा। राजप्रिय मतलब राजा का प्रिय, मतलब यह राजयोग हो गया अपने आप में। किसी की भी कुंडली में यदि आप लग्नेश को, बुध को, शुक्र को और गुरु को यदि केंद्र या त्रिकोण में देखिए तो ये समझ लीजिए कि व्यक्ति राजप्रिय है, उसका राजयोग चल रहा है। उसके बाद आठवां जो योग बताया गया है वह है कि लग्नेश चर राशि में हो। किसी भी व्यक्ति की कुंडली आप देखिए लग्नेश चर राशि में हो, लग्नेश चर राशि में हो मतलब मान लीजिए कि मिथुन लग्न है। अब मिथुन लग्न का स्वामी कौन हो गया? बुध। अब बुध बैठा हो चर राशियों में, चर राशि कहाँ पर? 1 4 7 10, यानी कि मेष राशि, कर्क राशि और तुला राशि और मकर राशि, ठीक, इन 4 राशियों में बैठा हो तो लग्नेश चर राशि में स्थित हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उस पर शुक्र की, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो भी जातक यशस्वी और धनी होता है, भोगी होता है, सुखी होता है। शुभ ग्रहों में हम चंद्रमा को भी गिनेंगे। चंद्रमा को कब गिनेंगे? जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष सप्तमी से पूर्णिमा और पूर्णिमा से लेकर कृष्ण पक्ष सप्तमी तक का जो 15 दिन का कालखंड है, अर्थात जब चंद्रमा का ज्यादा हिस्सा चमकता हुआ दिखता है, आधे चंद्रमा से ज्यादा चंद्रमा जब चमकता हुआ दिखता है तो उस कालखंड को हम चंद्रमा के लिए शुभ मानते हैं और हम समझते हैं कि वह चंद्रमा शुभ है। इसको चंद्रमा को इसी प्रकार से समझाया, चंद्रमा का जितना हिस्सा चमकता हुआ है आप उसको उतना शुभ समझिए, और चंद्रमा का जितना हिस्सा काला है, नहीं दिख रहा है, वह हिस्सा आप उसे अशुभ मानिए, उसको पाप में मानिए। तो इस प्रकार से चंद्रमा हुआ। अब चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई बुध पे तो भी वह सुखी कर देगा, भोगी कर देगा, यशस्वी कर देगा। कब? जब लग्नेश चर राशि में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, यानी मिथुन लग्न का स्वामी बुध बैठा हो कहां पर? चर राशि में, यानी मान लीजिए कि कर्क राशि में ही बैठा है, तो वहां पर अगर चंद्रमा की दृष्टि लग जाएगी तो चंद्रमा उसको सुखी बना देगा व्यक्ति को, ऐसे समझना चाहिए। फिर अब अगला जो योग है वह है नवा योग। नवे योग में हम बात करते हैं बुध गुरु शुक्र यदि चंद्रमा के साथ लग्न में हो तो या केंद्र में हो तो यह भी राज लक्षण वाला होता है, ठीक। बुध गुरु शुक्र यदि चंद्रमा के साथ लग्न में हो या केंद्र में हो तो यह भी राज लक्षण वाला है। इसके अलावा जो 10वां योग बताया गया है तनुभाव फलाध्याय में, वह बताया गया है कि सूर्य चतुष्पद राशि में हो। सूर्य जो है 4 पैरों वाली राशि में हो। 4 पैरों की राशि हम बताएंगे। 4 पैरों वाली राशियों में हो, शेष ग्रह बलवान होकर के द्विस्वभाव राशि में बैठे हो। शेष ग्रह बलवान होकर के
द्विस्वभाव राशियों में बैठे हों तो यहाँ पर विशेष संभावना बन जाती है जुड़वा बच्चे पैदा होने की। यमल वो बोलते हैं युग्म पैदा होता है, मतलब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो जुड़वा बच्चे पैदा होने का सूत्र क्या है कि सूर्य चतुष्पद राशि में हो। चतुष्पद कौन से हैं? तो चतुष्पद में है मेष राशि, वृष राशि, सिंह राशि, इसके अतिरिक्त धनु राशि में 15 अंश से लेकर के 30 अंश तक, और मकर राशि में प्रथम अंश से लेकर के 15 अंश तक, यानी कि यह 30 अंश। धनु राशि का उत्तरार्ध और मकर राशि का पूर्वार्ध। धनु राशि का बाद का 15 अंश और मकर राशि का पहला 15 अंश, यह चतुष्पद राशि की संज्ञक है। यानी कि इतने कालखंड में, इतने अंशों में यदि सूर्य बैठा हो और बाकी सभी ग्रह बलवान होकर के द्विस्वभाव राशियों में बैठ जाएं तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है जो है जुड़वा बच्चों के पैदा होने का। इसके अलावा और भी जुड़वा बच्चे पैदा होने के योग हैं, मगर यहाँ पर एक जुड़वा बच्चा पैदा होने का जो है सूत्र दे दिया गया, तो मुझे लगा यह आपको बताना चाहिए। इसके अलावा जो अगला बहुत महत्वपूर्ण 11वां योग जो बताया गया है वह है सूर्य चंद्र दोनों एक ही राशि में हो और एक ही नवमांश में जाके बैठे हो। तो ये एक प्रकार से बालारिष्ट योग की बात हो गई है। इसमें इनका कहना है कि अगर सूर्य चंद्र दोनों एक ही नवमांश में आ गया, मतलब दोनों का अंश बिल्कुल सेम हो गया है, और उसी कालखंड में यदि कोई बच्चा पैदा हो गया है तो फिर वह बोलते हैं कि बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है। बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है और वो मतलब माता के लिए बोलते हैं कि उसको जीवन में माता को विशेष कष्ट है। तो ऐसा समझिए कि चंद्रमा जो है वह माता का कारक है, चूंकि जब वो अस्त हो गया है तो वो तो सूर्य से तप रहा है, और वह पाप भी है। अमावस्या का चांद बिल्कुल जब एक ही नवमांश में आ गया तो मतलब एकदम सेम एग्जैक्ट डिग्री आ चुकी है, तो वहाँ पर व्यक्ति को जीवन में मातृत्व की कमी होने की विशेष संभावना हो गई है। उनका सेंस इस दिशा में है। व्यक्ति की माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो सकता है या व्यक्ति अपनी माता से दूर हो सकता है, इसलिए वहाँ पर लिखा गया है माता का दूध उसको नहीं मिलता है। इसका जो भाव यह है वो ये है कि भाई माता का कोई कष्ट होगा, माता उससे दूर रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जीवन में जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी माँ के लिए बड़ा माँ का सुख उसको कम मिलेगा, न्यून मिलेगा, ऐसा समझना चाहिए। तो हमने यह तो बहुत विशेष महत्वपूर्ण 11 सूत्र आज आपको बताए इस वीडियो में, जो कि लग्न से संबंधित हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं, बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुरूप हैं। हमने यह सारे सूत्र बृहत पराशर होरा शास्त्र से ही आपको बताए हैं, और बहुत विशेष बात यही है कि सब शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, चर राशि, अचर राशि के मध्य ही सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। इसके अलावा इसका एक बहुत विशेष सूत्र है जो 12वां सूत्र है, वह आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा सूत्र है, तो इस पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र भी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपको कुछ विशेष सूत्र जानने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करें। आपके कमेंट को पढ़ करके मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आपने ये वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।